चैप्टर सेकंड हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स, जिसमें हम फ्यूल के प्रिंसिपल अभी लेटेस्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल हमने उसके फ्यूल के कर लिए हैं। अब हमारा टॉपिक है सेकंड, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध हम किस तरीके से करते हैं वो है, और वो उसका जो मेन डेवलप किया गया था वो F.W. टेलर ने किया था। ठीक है, तो ये F.W. टेलर है कौन, इसकी इंट्रो क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, F.W. टेलर बर्थ हुआ था 1856 में। ठीक है, और डेथ हुई थी 1915 में। अब आप ये देख सकते हो कि टाइम पीरियड कितना कम था, कितनी एज कम में उन्होंने अपने आप को एक साइंटिफिक मैनेजर्स के रूप में अपने आप को डेवलप किया था। ठीक है, बहुत बहुत शॉर्ट टाइम में। जो इनका बर्थ हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में इनका बर्थ हुआ था, और 1875 में एक एम्प्लॉय के तौर पर अमेरिका की एक स्टील कंपनी थी, उसमें ये एज ए एम्प्लॉय के तौर पर उसमें एंटर किया इन्होंने उसमें। ठीक है, और अपने जो इनकी लगन थी, अपना जो काम की इनके प्रति इनके मतलब ये जो मेहनत थी, हार्डवर्क था, डेडिकेशन थी, हार्डवर्क और डेडिकेशन, इन दोनों के कारण 1884 में वो उसी कंपनी में एज ए इंजीनियर के तौर पर अपॉइंट हुए। ठीक है, 1856 में बर्थ हुआ, अमेरिका में उनका बर्थ हुआ था। 1875 में, अब टाइम पीरियड देखो कितना कम है, वो एम्प्लॉय बने थे, स्टील कंपनी थी अमेरिका की मिडवेल एक स्टील कंपनी थी। 1875 में उन्होंने उस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया। उसके बाद अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के कारण 1884 में उसी कंपनी में वो इंजीनियर के तौर पर अपॉइंट हुए। ठीक है, उसके बाद 1901 में बीथलहेम स्टील वर्क्स में जब इन्होंने काम कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे बीथलहेम स्टील कंपनी के अंदर जब इन्होंने काम किया 1901 में, उसके बाद इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी। उसके बाद ये कंसल्टेंसी देने लगे मैनेजमेंट के ऊपर कि हमें किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से काम कराना चाहिए, या हमें क्या क्या दिक्कतें आती है उसको हमें कैसे सोल्व आउट करना चाहिए। ठीक है, इस टाइम में 26 वर्षों का जो बीच का अंतराल था 1875 से लेकर 1901 में, जो बीच में 26 ईयर्स थे, इसमें इन्होंने अपने रिसर्च बहुत सारे किए, मैनेजमेंट के तौर पर रिसर्च किए बहुत सारे। रिसर्च किए। ठीक है, उस रिसर्च के आधार पर इन्होंने देखा इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन दिया कि जो एम्प्लॉय होता है, इन्होंने बताया कि जो एम्प्लॉय होता है उसकी जितनी पावर होती है वो उतना काम नहीं करता है, वो उससे काम कम करता है। टेलर ने सबसे पहले प्रयोग में अपने जो रिसर्च थी उसमें सबसे पहले देखा कि जो एम्प्लॉय है जितना उसको काम करना चाहिए उससे वो बहुत कम करता है। इसीलिए इन्होंने जब रिसर्च की तो उसमें ये दिखाया, उन्होंने कुछ इस तरीके के सुझाव दिए जिसके कारण एम्प्लॉय की पावर बढ़ सके। इसीलिए इनको साइंटिफिक मैनेजर के रूप में भी
जाना जाता है। साइंटिफिक मैनेजर के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, सेकंड कंट्रीब्यूशन दिया 1903 में एक रिसर्च पेपर में। इनका आर्टिकल डला शॉप मैनेजमेंट के नाम से, शॉप मैनेजमेंट के नाम से रिसर्च पेपर के अंदर इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ। ठीक है, 1903 में। थर्ड है 1911 में, 1911 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस नाम से, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से एक इनकी बुक पब्लिश हुई 1911 में। 1903 में इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था शॉप मैनेजमेंट के नाम से, और 1911 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से इनकी बुक पब्लिश हुई। ठीक है, क्लियर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1856 में जन्म हुआ था, 1915 में निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो बर्थ हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। 1875 में एज ए एम्प्लॉई मिडवेल स्टील कंपनी थी, उसमें इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। ठीक है, डेडिकेशन और हार्डवर्क के कारण 84 में ये इंजीनियर बन गए थे। इस 26 साल के दौरान इनके 1901 में बिथवेल कंपनी में जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे इन्होंने सर्विसेज देनी शुरू कर दी थी। इस 26 साल के टाइम पीरियड के बीच में, जब से ये एम्प्लॉय बने और जब से इन्होंने कंसल्टेंसी दी, इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेज की थी, जिसमें सबसे पहले रिसर्च में इन्होंने देखा कि जो एम्प्लॉय होता है वो इतना काम नहीं करता है जितना उसकी क्षमता होती है, जितना उसको काम करना चाहिए। ठीक है, उससे कम काम करता है। तो इन्होंने सुझाव दिए उस बारे में कि किस तरीके से उनसे काम करवाया जाए कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ सके। 1903 में शॉप मैनेजमेंट के नाम से उनका एक रिसर्च पब्लिश हुआ, रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ, और 1911 में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से उनकी बुक पब्लिश हुई। साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बताती हूँ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हमें कोई भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे यदि हमें कोई भी काम करवाना है तो पहले हमें उसको एनालाइज करना होगा। उसके ऊपर प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही हमें डिसीजन लेना है कि हमें काम किस तरीके से कराना है। जो पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेज होती थी उसको उन्होंने उसका पूरे तरीके से खंडन किया है कि वो नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी काम कराना है तो साइंटिफिक तरीके से कराना है। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहते हो, मैन टू डू, किसी भी आदमी से आप क्या चाहते हो, किसी भी पर्सन से आप क्या देख करवाना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट, और वो किस तरीके से कराना चाहते हो, इज़ द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आपका जो काम आएगा, जो खर्चा आएगा वो चीपेस्ट होगा और वो तरीका हमारा जो होगा वो बेस्ट होगा। ये सब चीज़ देखना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है कि किसी भी काम को आप जो श्रमिक से करवाना चाहते हैं, एम्प्लॉय से करवाना चाहते हो, आपको ये देखना है कि उसके लिए सर्वोत्तम, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ढंग कौन सा है जिससे वो काम हो सके। क्लियर। हम प्रिंसिपल देख लेते हैं मैनेजमेंट के। हमारे क्या क्या प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस रूल के अकॉर्डिंग जो टेलर थे उसने कहा कि इस रूल के अकॉर्डिंग हमें जो पुरानी हमें जो भी हमारी ट्रेडिशनल वेज हैं उसको हमें छोड़ना होगा। हमारे जो ट्रेडिशनल वेज हैं, ठीक है, घिसे पिटे हमारे आज तक वेज चलते आए थे कि हमारे सीनियर ऐसे करेंगे और हमें भी ऐसे ही करना है, वो हमें छोड़ना होगा। उसकी बजाय हमें साइंटिफिक तरीके से हमें विश्लेषण करना होगा और उसी के आधार पर हमें काम करने से पहले सोचना होगा कि हम काम को किस तरीके से कराएं। ठीक है, उसके जितने भी डिफरेंट मतलब प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके बारे में हमें पहले से ही पूरा विश्लेषण करना होगा, पूरा देखना होगा। उसके बाद ही हमें काम करें। हम लकीर के फ़कीर ना बने, लकीर के
फ़कीर ना बने कि जो काम पहले से होता आ रहा है हम वो ही काम करते रहे। हम नए नए जो तरीके हैं हम उनको इन्वेंट करें और उसके हिसाब से अपना काम करने की सोचें। ठीक है। सेकंड है सामंजस्य ना कि मतभेद, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। इसका मतलब है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इन दोनों के बीच में आपस में प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। इनके पास दोनों के पास उचित मतलब जो कहते हैं समझ होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो काम करना चाहते हैं वो उसको मिलकर काम करें। ठीक है। इनके बीच में यदि मतभेद रहेगा, मैनेजर्स के एम्प्लॉय के मतभेद रहेगा, तो काम अच्छी तरीके से नहीं होगा और काम की जो लिमिटेशंस है वो बहुत कम रह जाएंगी। ठीक है। तो हमें जो वर्क की लिमिट है वो बढ़ानी है। ठीक है। तो वर्क की लिमिट बढ़ानी, तो मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में आपस में हमें तालमेल बनाना होगा। ठीक है। जिससे कि प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो। ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक मेंटल रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं मानसिक क्रांति की जानी चाहिए, जिससे कि इनके बीच में जो भी समस्याएं हैं उसको ख़त्म किया जा सके और वो एक दूसरे के जो दृष्टिकोण है, एक दूसरे के बारे में जो उनकी थिंकिंग है वो चेंज की जा सके। ठीक है। ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और एक मैनेजर है। एम्प्लॉई मैनेजर्स को कह रहा है कि हम इतना परिश्रम करेंगे, एम्प्लॉई कह रहा है मैनेजर को हम इतना परिश्रम करेंगे कि हम अपनी कंपनी को सबसे टॉप पे लेके जाएंगे। एम्प्लॉई ने अपना डेडिकेशन दिखाया। अब मैनेजर का काम है कि वो उसके डेडिकेशन को समझे और उसको माने, मतलब वो उसके बारे में कुछ अच्छा आंसर दे। इसके लिए वो मैनेजर कहता है कि आपने जो काम किया है उससे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा मिला है और हमारे को जो प्रॉफिट हुआ है हम मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, मिलकर आपस में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे और जहाँ पर हमारी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके बीच में सामंजस्य रखना है, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा या मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है हमारा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें काम अकेला नहीं, हमें ग्रुप में काम करना है। ठीक है। यहाँ पर पर्सनल एफिशिएंसी तो होनी चाहिए, वो तो ठीक है, मगर पर्सनल एफिशिएंसी के साथ साथ हमारे बीच सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की जो पावर है वो साथ में इकट्ठी करके तब काम करना चाहिए। इससे मैनेजर्स और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं उसको समझें। ठीक है। कोई भी निर्णय लेने से पहले ये नहीं कि हमने मैनेजर्स ने कोई भी निर्णय लिया और उसको थोप दिया, एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोप दिया। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एम्प्लॉय की जो परमिशन है, जो उनसे मतलब कहते हैं बातचीत है, वो कर लेनी चाहिए ताकि जो डिसीज़न हो वो दोनों से मिलकर हो। यदि हम कोई भी डिसीज़न एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोप देंगे तो उसका रिज़ल्ट इतना नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी काम करने से पहले जो एम्प्लॉयज़ है उसको विश्वास में लेना ज़रूरी है। इससे जो समय समय पर जो हड़ताल या बेफिजूल की जो इनकी डिमांड्स आती रहती हैं वो हमारी इनकी डिमांड्स ख़त्म हो जाती है। क्लियर। हमारा लास्ट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। लास्ट प्रिंसिपल है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास करना। डेवलपमेंट ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे आपको नाम में ही पता चल रहा है एफिशिएंसी, कि जितने भी हम एम्प्लॉयज़ को हम अपने यहाँ पर रखते हैं अपने काम में, जब हम उनको चूज़ करते हैं कि आपको ये काम करना है, तो जो चयन प्रक्रिया होती है हमारी वो कठोर होनी चाहिए। ठीक है। चयन प्रक्रिया हमारी कठोर होनी चाहिए, जिसमें उनके जो टेस्ट है, उनकी एफिशिएंसी है, उसका ध्यान रखा जाए। उनको काम वही दिया जाए जो उनको पसंद है। ठीक है। उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको काम दिया जाए। जिससे यदि उनको उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही काम दिया जाएगा, ठीक है, उसमें उनके टेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा और एफिशिएंसी दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो जो उनकी काम करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से
कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एम्प्लॉय भी खुश होकर काम कर पाएगा। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल्स हो गए हमारे यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से कि हमें कोई भी घिसा पिटा जो रूल है वो नहीं फॉलो करना, हमें नए नए रूल डेवलप करने हैं। सेकंड में हमें कोई भी काम करते टाइम एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में तालमेल बनाना है, उनके बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। थर्ड, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। यहाँ पर इंडिविजुअल हमें किसी को नहीं उठाना, हमें एक ग्रुप को उठाना है, हमें सब लोग को मिलकर काम करना है। लास्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम कुशलता और सफलता तक उनका विकास कराना है ताकि वो अपनी जो पावर है उसका प्रॉपर यूज़ करे और कंपनी को जो गोल्स हैं वो पूरा करने में फ़ायदा मिले और प्रॉफिट हमारा क्या हो, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्लियर।